नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 के मायने होता है दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन प्रोग्राम, आपका पसंदीदा डिबेट शो दो टूक प्रसारित होता है। हमारा वक्त बदला है लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले हैं। उन्हीं तेवरों के साथ हम हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे और हर झूठ पर बार बार लगातार प्रहार करते रहेंगे। आज बिहार में महागठबंधन विपक्षी मोर्चा, जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, लेफ्ट पार्टियां हैं, मुकेश सहनी हैं, आज उन सब का घोषणा पत्र, चुनाव घोषणा पत्र जारी हो गया। लेकिन इस घोषणा पत्र में जो महागठबंधन का घोषणा पत्र बताया जा रहा है, उसमें राहुल गांधी बहुत कोने में छोटी सी तस्वीर उनकी लगी है और राहुल गांधी इन दिनों कहीं नजर भी नहीं आ रहे। कम से कम बिहार चुनाव में तो वो कहीं नहीं नजर आ रहे। कहां है कोई नहीं जानता। उनका एक वीडियो जरूर आज पोस्ट किया गया, लेकिन वो वीडियो भी शायद दिल्ली का है। लेकिन बिहार से राहुल गांधी दूर हैं और इन दिनों राहुल गांधी के हाथ से संविधान की किताब भी दूर है। आपको याद होगा 2024 के चुनाव से पहले और उसके बाद भी लगातार राहुल गांधी लाल रंग की एक किताब, संविधान की किताब का एक जो है पॉकेट उसका वर्जन है, उसको लेकर राहुल गांधी संविधान को लेकर घूमते थे और वो संविधान की दुहाई देते थे और संविधान के नाम पर अपना हर एजेंडा राहुल गांधी चलाते हैं। और किसी भी नेता को इस बात का हक है और संविधान की चर्चा करना, संविधान की बातों को लेकर उसका जिक्र करना, ये तो सबको करना ही चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप हाथ में तो संविधान लेते हैं, लेकिन जब आप संविधान हाथ में लेकर, एक हाथ में संविधान लेकर दूसरे हाथ से संविधान की हत्या करते हैं, तब इसको क्या कहा जाए? यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी सर्वेसर्वा है कांग्रेस के, कोई निर्णय उनकी इजाजत के बिना नहीं होता, पत्ता भी कांग्रेस में राहुल गांधी की मर्जी के बिना नहीं हिलता। तो कर्नाटक में कांग्रेस ने दरअसल एक बड़ा फैसला लिया था 18 अक्टूबर को। आज लगभग 10 दिन हुए। 18 अक्टूबर को एक बड़ा फैसला लिया और आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन्होंने पर कतरने की कोशिश की। उन्होंने सोचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत बढ़ रहा है, 100 साल हो गया, तो कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को छोटा किया जाए, कैसे इसे प्रतिबंधित किया जाए, कैसे इसे रोका जाए, और उसको लेकर के एक सरकारी फरमान निकाल दिया। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में आज बाकायदा कोर्ट ने कर्नाटक की सरकार से कहा कि आप ऐसा कर भी कैसे सकते हैं। और कोर्ट ने संविधान कीजिए, वही संविधान जिसकी लाल किताब लेकर राहुल गांधी, उनका समर्थक, पूरा इंडिया गठबंधन के नेता उस किताब को लेकर घूमते हैं, उसी किताब का हवाला देते हुए कहा कि जो किताब के जो प्रावधान है, कोर्ट ने उस संविधान के प्रावधान बताया कि इन प्रावधानों के खिलाफ आप कैसे जा सकते हैं। और कोर्ट ने तुरंत उस आदेश पर स्टे लगा दिया। तो आज आरएसएस को जो रोकने की जो कोशिश है, आरएसएस को जो है बैन करने की जो साजिशें हैं, आज उस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि कर्नाटक में जो किया गया वो पहला अटेम्प्ट नहीं था। आजादी के बाद से लेकर पहले नेहरू, इंदिरा गांधी, उसके बाद जो है राहुल गांधी और पूरा गांधी परिवार, और गांधी परिवार के पीछे जो कांग्रेसी खड़े हैं, उनके वफादार कांग्रेसी खड़े हैं, उन सब ने लगातार बार बार कोशिश की है कि संघ को प्रतिबंधित कर दिया जाए, संघ को बैन कर दिया जाए। सवाल यह उठता है कि इसका आपके पास कोई वैलिड रीजन होना चाहिए, आपके पास कोई कारण तो हो, आपके पास कोई आधार तो हो। आप कम से कम अगर किसी पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, किसी संस्था पर, किसी पर आप रोक लगाना चाहते हैं, तो कुछ तो आपको ठोस कारण देने पड़ेंगे। लेकिन आज तक देश की अदालतों में कोई ठोस कारण नहीं दे सके, इसलिए हर बार बार संघ को रोकने की, बैन करने की साजिशें नाकाम हो जाती हैं। और एक बार फिर वही हुआ है। आज उसी पर चर्चा जरूरी है। आखिर किस वजह से कर्नाटक में यह फैसला लिया गया? 3 बार आप मुंह की खा चुके हैं, उसके बावजूद कर्नाटक की सरकार ने फैसला क्यों लिया? और कर्नाटक की सरकार के इस फैसले के बाद
क्या संघ को रोकने की साजिशें बंद हो जाएंगी, जिसको नेहरू ने 1947 से शुरू किया था? और ये जो साजिशें हैं, ये अगर चलती रहेंगी तो संघ इन साजिशों के बीच कैसे चलता रहेगा? इन सब पर आज दो टूक चर्चा करेंगे। मेरा आज का शीर्षक आपके सामने है। दो टूक में मेरा आज का शीर्षक, जिस पे हम चर्चा करेंगे, आरएसएस पर प्रहार, किसने दिया अधिकार? ये जो मैं बता रहा हूं किसने दिया अधिकार, ये दरअसल अदालत की टिप्पणी है कि आपको ये राइट किसने दिया, आपको ये अधिकार किसने दिया। और इसलिए मेरा शीर्षक है आरएसएस पर प्रहार, किसने दिया अधिकार। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा से पहले इस खबर को पूरा विस्तार से समझ लेते हैं। खबरदार में इस खबर को विस्तार से समझते हैं कि ये पूरी खबर क्या है। उसके बाद आज की डिबेट को चर्चा को शुरू करेंगे। खबरदार में इस खबर की धार को, इस खबर के विस्तार को समझते हैं जरा। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर बैन लगाने और उसे रोकने की एक और कोशिश, एक और साजिश नाकाम हो गई। नाकाम हो गई, पूरी तरह से नाकाम होगी। औंधे मुंह ये साजिश गिरी। इस बार आरएसएस को रोकने की साजिश कर्नाटक कांग्रेस की सरकार ने की थी। कर्नाटक में किसकी सरकार आप अच्छी तरह से जानते हैं। सिद्धरामैया मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के इशारों पर सरकार चलती है। तो कर्नाटक सरकार ने की थी। इस साजिश के पीछे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे का दिमाग बताया जा रहा है, जो कर्नाटक में मंत्री भी हैं। तो दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे का ये पूरा का पूरा जो है दिमाग बताया जा रहा है। प्रियंक खड़गे की पहल के बाद कर्नाटक सरकार ने 18 अक्टूबर को एक तुगलकी फरमान निकाला था। यह पहल प्रियंक खड़गे ने की थी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने। उसके बाद कर्नाटक सरकार जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे के चिट्ठी पर एक्शन कैसे नहीं ली थी। 18 अक्टूबर को हो गया फैसला। सार्वजनिक जगह, सड़कों, स्कूलों और मंदिरों में बिना अनुमति के संघ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या आप पहले सरकार से परमिशन ले लें, सरकार अगर परमिशन देगी तो आप कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। सरकारी जगहों पर आरएसएस की शाखा लगाने और 10 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई। कहा 10 से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते एक जगह पर, ना पार्क में, ना इधर ना उधर। इस तरह का आदेश जारी किया गया। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को फटकार लगाई और आदेश पर स्टे दे दिया। कहा नहीं हो सकता, इस तुरंत स्टे लगा दिया। आज इस पे स्टे हो गया। कोर्ट ने कहा कि कोई भी सरकारी आदेश संवैधानिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता। अब ये जो संवैधानिक अधिकार है, इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में किया था। संवैधानिक अधिकार पीछे जो मैंने आपको ग्राफिक दिखाया, उसमें मैंने संवैधानिक अधिकारों को इन्वर्टेड कॉमा में दिखाया। इसलिए दिखाया क्योंकि राहुल गांधी संविधान लेके घूमते हैं, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि आपकी सरकार का कोई भी आदेश संवैधानिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता। अब कोर्ट ने इसको भी बड़े महीन तरीके से इसको डिफाइन किया है। हाई कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) ये कौन सा अधिकार है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अब आप याद कीजिए, कांग्रेस के समर्थक, पूरा गठबंधन, इंडी गठबंधन, वो अभिव्यक्ति की आजादी पर लेकर किस तरह से छाती पीटता है देश भर में कि भाई अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। लेकिन यही लोग कर्नाटक में अभिव्यक्ति की आजादी पर इतना बड़ा कुठाराघात, इतना बड़ा प्रहार करते हैं कि कोर्ट को पूछना पड़ता है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का इसको हनन बताया। कहा कि आप हनन कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी का हनन कर रहे हैं आप, ये फैसला आदेश दे करके। ये कोर्ट की टिप्पणी है। साथ साथ कोर्ट का एक और बयान है, वो भी सुनिए, इन्वर्टेड कॉमा में है। कोर्ट ने कहा 19(1)(b) यानी ये क्या है? शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, जो हमको आजादी के बाद भारत के संविधान ने दी है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने दी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, उसको भी कुठाराघात किया। तो कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता के तहत मिले संवैधानिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। सोचिए कितनी बड़ी टिप्पणी की है कि आप संवैधानिक अधिकारों को सीमित कर रहे हैं, उनका हनन कर रहे हैं, उनका कुठाराघात कर रहे हैं। यह कोर्ट ने टिप्पणी की। माना जा रहा है कि खड़गे परिवार ने, क्योंकि प्रियंक खड़गे हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आएगा ही, तो माना जा रहा है कि खड़गे परिवार ने दरअसल गांधी परिवार का दिल जीतने के लिए कर्नाटक में निर्णय लिया था। क्योंकि राहुल गांधी की जो आरएसएस के प्रति सोच है वो आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो दरअसल दिल जीतने की कोशिश की थी गांधी परिवार का। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और अब राहुल गांधी, गांधी परिवार की आरएसएस से नफरत जग जाहिर है। ये सब अच्छी तरह से जानते हैं, इसके मैं प्रमाण भी आपको दूंगा, बहुत सारे प्रमाण दिए जा सकते हैं। इस नफरत के चलते कांग्रेस सरकारें आरएसएस पर 3 बार बैन लगाने के असफल प्रयास कर चुकी हैं। 3 बार आजादी के बाद से लेकर अब तक 3 बार प्रयास हुए हैं, असफल रहे।
ये नफरत ही है जिसके कारण ये तमाम कोशिशें की जाती हैं। नेहरू ने 1948 में, इंदिरा गांधी ने 1975 में और उसके बाद 1992 में कांग्रेस सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन बार बार मुंह की खानी पड़ी, प्रतिबंध को हटाना पड़ा। ये कांग्रेस सरकारों ने किया। इन तमाम साजिशों के बावजूद आरएसएस आज इस साल अपने 100 साल पूरे कर चुका है, और इन तमाम साजिशों के बावजूद आरएसएस आज दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन चुका है, जिसने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं इन साजिशों के बावजूद भी। तो फिर सवाल यह उठता है कि ये साजिशों पर विराम कब लगेगा? कब आप संवैधानिक जो है प्रक्रियाओं का हनन करते हुए आरएसएस को रोकने की साजिश करेंगे? क्यों करेंगे भाई? ये देश सबका है, आरएसएस का भी है, आपका है तो आरएसएस का भी है ना। इन सब पे आज दो टूक चर्चा होगी। इससे पहले आगे बढ़े, जरा सुन लीजिए कर्नाटक में क्या कहा जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर क्या कहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के 100 साल होने पर क्या कहा था, यह भी सुनिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। आज जो भी कहें उनकी विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संविधान को मानने वाले संगठन है। हमको विश्वास पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेंगे संविधान के ऊपर। आर्टिकल 19 सभी को मौका देता है संगठन करने के। उसको कोई रुकने के लिए कोशिश करेगा तो संविधान के खिलाफ होता है। आज क्या आदेश मिला है न्यायालय की वजह से, मुझे लगता है संविधान को पालन किया है न्यायांग भी, हम उसको स्वागत करेंगे। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, SIP से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। हर खबर की बारीकी से होती है पड़ताल, खबर के पीछे का सच और उसका सटीक विश्लेषण आप तक लेकर आते हैं हम। चाहे बात सियासत की हो या अंतर्राष्ट्रीय जगत, ग्राउंड जीरो से रखते हैं खबर पर पैनी नजर। देखिए हमारा खास शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच, रोजाना सुबह 10:30 बजे और दोपहर 2 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, SIP से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। हर खबर की बारीकी से होती है पड़ताल, खबर के पीछे का सच और उसका सटीक विश्लेषण आप तक लेकर आते हैं हम। चाहे बात सियासत की हो या अंतर्राष्ट्रीय जगत, ग्राउंड जीरो से रखते हैं खबर पर पैनी नजर। देखिए हमारा खास शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच, रोजाना सुबह 10:30 बजे और दोपहर 2 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जान नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए
नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। आज जो भी कहें उनकी विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संविधान को मानने वाले संगठन है। हमको विश्वास पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेंगे संविधान के ऊपर। आर्टिकल 19 सभी को मौका देता है संगठन करने के। उसको कोई रुकने के लिए कोशिश करेगा तो संविधान के खिलाफ होता है। आज क्या आदेश मिला है न्यायालय की वजह से, मुझे लगता है संविधान को पालन किया है न्यायांग भी। हम उसको स्वागत करेंगे। चलिए, तो तमाम बयान भी मैंने आपको सुनवाए कि किस तरह से कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार थी उसको एक बड़ा झटका लगा। आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की, बैन लगाने की जो कोशिश थी, साजिश थी। और इससे पहले राहुल गांधी आरएसएस को लेकर क्या सोच रखते हैं, वैसे वो कैसे कई बयान है, लेकिन मैंने एक बयान आपको सुनवाया। एक बयान से आपको पता चल गया होगा कि क्या सोच रखते हैं दरअसल। इसी सबको लेकर चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ जो है 5 मेहमान जो है जुड़ चुके हैं। आइए, फिलहाल 4 मेहमान शायद जुड़े हैं, मुझे जानकारी मिल रही है, लेकिन परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ जीएस पार्श्वनाथ जुड़े हैं। ये कर्नाटक भाजपा के, जरा दिखाइए, स्क्रीन पे दिखाइए मेहमानों को। जी हाँ, जीएस पार्श्वनाथ मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के कर्नाटक के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सैयद जवाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ राजीव तुली जुड़े हैं, आरएसएस मामलों के जानकार हैं। अशोक यादव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ रोहित सिंह जुड़े हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक है। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। जल्दी से, समय कम है, लेकिन मैं जल्दी से राजीव तुली जी आपको, सैयद जवाद आपको शुरुआत के 1.5 मिनट दे रहा हूँ अपनी बात रखने के लिए, और उसके बाद जो है डिबेट को ओपन करूंगा, सभी मेहमानों के पास आऊँगा। समय कम है आज मेरे पास। जल्दी से सैयद जवाद, आप अपने हमेशा डिबेट की शुरुआत जय संविधान जो है किससे करते हैं। आज कोर्ट ने जो है ये बता दिया कि जो कर्नाटक में किया जा रहा था वो असंवैधानिक था। तो मतलब संविधान हाथ में लेकर, एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में चाकू से उसी संविधान की हत्या करेंगे, ऐसा कैसे चलेगा? बोलिए। जी अशोक भाई, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, मैं अभी बिहार चुनाव के अंदर हूँ और नालंदा डिस्ट्रिक्ट की बिहार शरीफ विधानसभा पे हूँ, तो हो सकता है कनेक्शन की कुछ प्रॉब्लम हो, तो माजरत चाह रहा हूँ। देखिए क्या है, आरएसएस हमेशा से एक ऐसा संगठन रहा है जिसके ऊपर पहली बार प्रतिबंध नहीं लगा, और कई बार प्रतिबंध लगा, और प्रतिबंध लगाने की वजूहत भी दी गई, उसके पीछे रीजन भी दिया गया, और फिर उसके बाद प्रतिबंध हटा भी। लेकिन पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप को कहती है कि मैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे लफ्ज में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हैं कि एक एनजीओ है, तो एनजीओ का आज तक 100 साल में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। और अगर आरएसएस को समझना है तो 2 बातों से समझिए। आरएसएस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्या आप इतिहास की किताबें सारी मिटा देंगे? क्या इतिहास बदल देंगे आप? जो आरएसएस के बारे में लिखा हुआ, जो सरदार पटेल ने कोट करा फरवरी 1949 के अंदर, आजादी के बाद का भारत, रिटन बाय डॉक्टर बिपिन चंद्रा, बाकायदा उन्होंने आरएसएस के ऊपर खुल करके आलोचना करी है। डॉक्टर अंबेडकर साहब को भूल जाएंगे कि किस तरीके से संघ के लोगों ने जो है उनके ऊपर टिप्पणियां करी, और संविधान को लेकर के प्रतिलिपियां जलाएं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पुतले जलाए, उसके बाद तिरंगे का अपमान करा। तमाम ऐसी नजीरें हमारे सामने हैं जहां जहां पर जगह जगह पाए। पंडित नेहरू जी का कहना था कि अगर संघ कहे कि मैं पूरब में हूँ, तो संघ को पूरब में छोड़ करके हमेशा दूसरी दिशाओं में देखना चाहिए। तीसरी तरह, ये पहली दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है, पहली दुनिया में जिम्मेदारी कहता हूँ, जिसकी बुनियादी लोग। ओके, सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद सुनिए। आपके 1.5 मिनट पूरे हो चुके हैं। मैंने इसलिए भी रोका आपको, मैं 1.5 मिनट पूरे होने के बाद भी आपको शायद बोलने देता, लेकिन मेरे सवाल के जवाब में आप कहीं नहीं आए। कथनी करनी छोड़िए, ना आपकी करनी ना आपकी कथनी, कहीं पर भी आप मेरे सवाल के जवाब में नहीं आए। आज इतना बड़ा, जिसको कहना चाहिए चमाटा लगा, इसको
इतना बड़ा चमाटा लगा आज कोर्ट ने। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट मैंने, आपने सुना नहीं होगा, आप देर सुनिए एक मिनट। कोर्ट ने कहा यह अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है, जो आदेश निकला था कर्नाटक में। और कितना चाहते हैं? कोर्ट ने कहा ये संवैधानिक अधिकारों को आप सीमित कैसे कर सकते हैं? और कोर्ट ने कहा किसने आपको अधिकार दिया ये संविधान के खिलाफ जाके ये सब करने का? ये सब आपने पढ़ा नहीं होगा, मुझे मालूम है। एक मिनट सही जवाब रुकिए, मुझे मालूम है ये सब आपने पढ़ा नहीं होगा। आप बिहार में हैं, तो आप बिहार में घूम रहे हैं, तो इसलिए आप राहुल गांधी की बिहार में तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस पोस्टर में राहुल गांधी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। आज कांग्रेस का तो सारा मैनेजमेंट इसी में लगा कि राहुल गांधी कहीं तेजस्वी के किसी पोस्टर में दिख जाएं, तो आपका सारा मैनेजमेंट उधर लगा होगा, आपने कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा होगा। जबकि कोर्ट ने, कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, बहुत बड़ा चमाटा मारा है कोर्ट ने, जरा एक बार पढ़ लीजिए उसको। लेकिन राजीव तुली रिस्पॉन्ड कीजिए जो सही जवाब ने कहा उस पर। धन्यवाद अशोक जी। मुझे लगता है कि जवाब साहब ने जो बोला है उसका जवाब देने का कोई बहुत अधिक अर्थ या औचित्य नहीं है। कांग्रेस की संघ को लेकर के एक शुरू से मानसिकता रही है। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, अमृतसर में बापू की हत्या से पहले नेहरू जी का बयान है कि आई विल क्रश द आरएसएस, और संघ के दूसरे सरसंघ चालक जो उस समय संघ के प्रमुख थे, उन्होंने कहा था आई विल क्रश दिस क्रशिंग मेंटेलिटी। उसके बाद बापू की हत्या होती है, दुर्भाग्यपूर्ण हत्या होती है बापू की, और बिना जाने सोचे समझे नेहरू जी जो है वो संघ पर बैन लगाने की बात करते हैं, और देश के गृह मंत्री को संघ पर एक बैन लगाना पड़ता है, क्योंकि वो उन्हीं देश के गृह मंत्री ही ऐसा कर सकते थे। पहली बात। दूसरी बात ये, उसको बैन किया, बैन करने के बाद कोर्ट से बैन हटा। सरदार पटेल का ही पत्र है कि हमने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है इस पूरे संघ की बापू की हत्या में इन्वॉल्वमेंट पर पूरी कर ली है, और उसमें कहीं पर भी संघ का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं मिला है। उसके बाद 1966 में एक कपूर कमीशन बनता है। उस कपूर कमीशन ने लगभग 400 से अधिक जो गवाह थे उनका एग्जामिनेशन किया। उस एग्जामिनेशन के बाद उनका भी यही कहना था कि संघ का इसमें हत्या में, बापू की हत्या में कोई रोल नहीं है। तो जो पहला बैन लगा था वो इस प्रकार हटा, पहले कोर्ट से हटा, बाद में कपूर कमीशन ने हटाया। 1963 की परेड में संघ के लोगों को नेहरू ने बुलाया, वो भी सबको मालूम है। उसके बाद 1975 से 77 का जो बैन लगता है वो भी कांग्रेस को हटाना पड़ता है। इसी प्रकार जब 1992 में जो संघ पर बैन लगाया था, 1993 में जो संघ पर बैन लगाया था, वो भी कोर्ट से हटा। उसके अतिरिक्त हाई कोर्ट के और अलग अलग कोर्ट्स के इतने सारे निर्णय हैं कि किसी भी प्रकार संघ की गतिविधियों में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को जो है वो नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। परंतु इन सब बातों को इग्नोर करते हुए आप, और एक बात आपने बिल्कुल ठीक बोली, जो प्रियंक खड़गे हैं वो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे हैं। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो गांधी परिवार की कृपा के कारण से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जो राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि गांधी जी की हत्या में संघ के लोग इन्वॉल्व थे, गांधी संघ जो है वो, तो उन पर अभी मुंबई कोर्ट में जो है वो केस चल रहा है, और उनको वहां जाना पड़ता है उसकी पेशी में। तो वहां कोर्ट ने अभी तक राहुल गांधी के इल्जाम पर, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, एक मिनट। कांग्रेस ने जब से देश स्वतंत्र हुआ, बल्कि उससे भी पहले से, कांग्रेस ने अपने झूठ और अपनी जो तुष्टीकरण की नीति और जो ढकोसलेबाजी की उनकी एक परंपरा थी। ओके तुली जी रुकिए, राजीव जी रुकिए, आप राजीव जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही तो उनकी आवाज थोड़ा बंद कर दीजिए एक मिनट। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आज डिबेट जो है गांधी हत्या पे नहीं है, ठीक है। सैयद जवाद ने सवाल उठाया, राजीव तुली ने जवाब दिया। मैं कह रहा हूं इतिहास संघ का क्या है, आपको उस पर डिबेट करनी है तो बड़े लंबे प्रोग्राम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी कभी दिक्कत नहीं है। 100 साल संघ के हुए हैं, कभी भी हम कर लेंगे। संघ के इतिहास पर, कांग्रेस के इतिहास पर, नेहरू जी के इतिहास पर, मोतीलाल नेहरू जी के इतिहास पर, सब इतिहासों पर चर्चा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सबके गड़े मुर्दे उखड़ने लगेंगे तो फिर सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं तो गड़े मुर्दे, मैं तो एक मिनट में आ रहा हूं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं सैयद जवाद, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मैंने कहा गड़े मुर्दे तो मैं वैसे भी उखाड़ता रहता हूं, और अगर मैंने उखाड़े तो मोतीलाल नेहरू के भी गड़े मुर्दे मैंने उखाड़े थे।
मैं आज उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं आज ये कह रहा हूं कि किसी का क्या इतिहास रहा, किसी पे क्या आरोप लगे, अगर गांधी जी की हत्या के मामला है, कुछ मामला है, तो भाई कोर्ट ने तो बरी कर दिया ना, कोर्ट ने तो आपके बात तर्क माना नहीं। अब आज क्या वजह है कि आज आप आरएसएस को बैन कर रहे हो और उसके पर आपको कोर्ट का जो है इतना कड़ा फैसला आता है कि आपको किसने अधिकार दिया? कोर्ट ये पूछ रहा है संविधान की हत्या, वो कह रहा है अभिव्यक्ति की आजादी, जिसका ढिंडोरा पीटते हुए कह रहा है कि वो अभिव्यक्ति की आजादी का हनन कर रहे हैं आप लोग इस तरह का फैसला निकालकर। तो सैयद जवाद, मूल मुद्दा ये है, बोलिए। देखिए, आपने इतिहास की बात करी और इतिहास की बात आरएसएस मामलों के जानकार हमारे राजीव सुली साहब ने बताई, लेकिन पहली संघ के लोगों को मैं चुनौती इस बात की भी मैं दे चुका हूँ कि इन 100 साल में आरएसएस के लोग ना इतिहास लिख सकते हैं, ना कोई उन्होंने इतिहास के ऊपर बड़ा तथ्यात्मक शोध करा। 100 साल में कोई ऐसा आरएसएस नहीं निकला हो जिसने आरएसएस के लोगों ने इतिहास की व्याख्या करी, इंटरप्रिटेशन की। इतने लोगों में, ये अपने आप को सो कॉल्ड क्या कहते हैं मुझे नहीं समझ में आया, कैसा इंटेलेक्चुअल है, कैसे थिंक टैंक। दूसरी तरफ अभी इससे दिया है, ठीक है, चुनौती भी दी जाएगी और जो फैसला दिया गया है वो फैसला भी नहीं है, वो तो इससे है। किसने आपको कह दी कि फैसला आ गया? आप जो है किसी चीज की इससे को आप तो फैसला मान लेते, क्या फैसला दे दिया कोर्ट ने? फैसला तो नहीं है। और अभी जो है कोर्ट के अंदर चुनौती भी दी जाएगी, उसमें क्या है कि रवैया सरकार ने डायरेक्ट बोला है इस चीज को आकर के जो है डिवीजन बेंच को जो है वो हम देंगे, इसको देखेंगे आगे क्या है, क्योंकि कई जगह ऐसी चीजें आई हैं कि आरएसएस के लोगों की स्थिति जो है वो संदिग्ध रही है। सुनिए ना, ओके, आपने कहा इस फैसले को चुनौती बिल्कुल दीजिए, जब दोबारा कोर्ट का फैसला आएगा हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। और मैं कोई समस्या नहीं है, मैं तो कह रहा हूं ना, बार बार आप इसको चुनौती दीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक लाइए और सुप्रीम कोर्ट तक एक एक अदालत, एक एक कोर्ट जो टिप्पणी करेगी, एक एक जो फैसला होगा उस सब पर अशोक श्रीवास्तव ठोक के दो टूक में बात करेगा, क्योंकि उस सब पर आपको जो है शर्मिंदा होना पड़ेगा, हर बार आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। एक बार शर्मिंदा नहीं हुए आप, एक मिनट रुकिए, एक बार शर्मिंदा नहीं हुए आप, मैंने कहा बार शर्मिंदा होते हैं तो आपको शर्म तो आंखों से चली गई है, तो वो बार शर्मिंदा होते रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोर्ट के हर फैसले पर जब आप चुनौती देंगे उसके बाद फैसला आएगा, हाई कोर्ट के डबल बेंच का फैसला है, हाई कोर्ट फुल बेंच का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हर फैसले पर मैं डिस्कस करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत। अब रुकिए एक मिनट, रुकिए, सही है जवाब। कौन से एक्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन हुआ है आरएसएस का, ये तो बता दीजिए, कहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है आरएसएस का? क्या आप एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट रुकिए, राजीव जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मैं फिर से कह रहा हूं, सैयद जवाद सुन लीजिए एक मिनट। सैयद जवाद ना विषय से भागने की कोशिश करते हैं, मेरे पुराने मैं इनके साथ बहुत मैच खेलता हूं, तो इनको आदत है कि जो है जब क्रिकेट मैच हो रहा तो उसमें फुटबॉल की बॉल ले आते हैं ये, ताकि मैच को डिरेल करा जा सके। मेरा मुद्दा ही नहीं है ना, आप चाहिए अगर संघ की आपको ये संगठन जो है ये रजिस्टर्ड है नहीं है क्या होता है, आप सब चीजें लेकर कोर्ट में जाइए ना, अशोक श्रीवास्तव हर चीज पे डिस्कस करेगा, लेकिन सैयद जवाद के कहने पे डिस्कस नहीं करेंगे हम। अशोक श्रीवास्तव करेगा इस पर डिस्कस। आप जाइए, आपको लगता है गैर कानूनी काम कर रहा है, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में एक और शपथ खाइए, फिर आइए, फिर मैं इस पर डिस्कस करूंगा। जितनी बार आप शपथ खाएंगे उतनी बार मैं डिस्कस करूंगा, मुझे कोई परहेज नहीं है। लेकिन पहले मैं बीजेपी के पास जाना चाहता हूं, जीएस प्रशांत, माफ कीजिएगा, जीएस प्रशांत जी है। जीएस प्रशांत जी, ये तो स्टे है, अभी इस पर जश्न मनाना ठीक नहीं है, जैसा सैयद जवाद कह रहे, तो स्टे है। फिर जो है आपके सांसद जो है तेजस्वी सूर्या, वो इसको लेकर बहुत ढिंडोरा पीट रहे हैं, क्यों? अशोक जी, पहला मामला है, बोल रहे कि कौन सा रजिस्ट्रेशन है, वो लोग ही है जो बोलेंगे कागज नहीं दिखाएंगे करके। जब आरएसएस का मामला आता है उसको हम कागज दिखाना है क्या? जो भी कागज है कोर्ट में दिखाएंगे। इन लोगों को क्यों चाहिए? ये तो कागज नहीं दिखाएंगे का दुकान है ना इन लोगों का। इसका मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी का मोहब्बत की दुकान में क्या चलता है? सिर्फ धमकी का दुकान चलता है कर्नाटक में। अभी ये मामला देखो, प्रियांक खरगे ने गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के सब कुछ कर रहा है। कर्नाटक में जो एफडीए आने वाला था, गूगल जो उसका नया बिजनेस स्टार्ट की, आंध्र प्रदेश चले गए। क्यों? कर्नाटक छोड़ के चले गए, क्योंकि हमारा आईटी मिनिस्टर प्रियांक खरगे जो है वो सिर्फ आरएसएस का बयान लेके आरएसएस को बैन करने के बात कर रहा है। उधर आंध्र प्रदेश में उसका युवा नेता एफडीए के लिए गूगल कंपनी से बातचीत कर रहा है, क्योंकि विकसित भारत के लिए आंध्र प्रदेश काम कर रहा है। भारत को टुकड़े टुकड़े करने के लिए प्रियांक खरगे और राहुल गांधी का टीम काम कर रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, जो भी छोटा सा मामला है वो बोलता है कि अभी जो भी सरकारी नौकर है वो डिसमिस करेगा करके। किस हिसाब से डिसमिस करेगा? इसीलिए कोर्ट ने
सिद्धरामैया और प्रियंका खरगे को आईने दिखा दिया, भाई देखो ये सब जो आप कर रहे हो संविधान के विरोध है। जो राहुल गांधी संविधान का बुक काली पुस्तक जो लेके घूमते हैं ना, उसमें अनुच्छेद 19 उसको पढ़ाना पड़ेगा राहुल गांधी को। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, राहुल गांधी को किसी को समझाना पड़ेगा। क्योंकि राहुल गांधी का मूड कहाँ रहता है, वेकेशन करने में रहता है। मलेशिया जाओ, कोलंबिया जाओ, यूरोप जाओ, उसमें रहता है। ठीक है। कि कांग्रेस वालों को राहुल गांधी बोल दिया तो कोई वेद वाक्य होता है। इसीलिए राहुल गांधी को समझ गया तो अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 14 क्या होता है, उसके बाद कांग्रेस से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं देखिए, मैं आज के मूल जो सवाल है मैं ये कह रहा हूं कि आप आरएसएस के इतिहास में जाएं, आरएसएस पे आरोप लगाएं, ऐसे बहुत आरोप लगे हैं, वो बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे तथ्य आज सामने आ रहे हैं। लेकिन आपने जिस तरह से संघ को प्रतिबंधित करने की कोशिश की कर्नाटक में, उसमें ये स्टे सही, ये स्टे आप इसको चैलेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन स्टे है और स्टे के साथ कोर्ट की टिप्पणियां पढ़िए। कोर्ट की टिप्पणियां क्या है, बहुत अहम टिप्पणियां हैं। अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भाई संविधान तो आप लोग भी लगातार हाथ में लेके घूमते हैं, संविधान हाथ में लेके घूमते हैं, कभी पढ़ते वढ़ते भी हैं। आर्टिकल 19(1)(a) पढ़ा नहीं तो राहुल जी को भी थोड़ा पढ़वाइए, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो। कर्नाटक में प्रियंका खड़गे जी को भी जाके पढ़ाइए। कुछ लोग, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो कुछ ट्यूटोरियल क्लासेस शुरू कर दीजिए संविधान की। कांग्रेस को पढ़वाइए भाई, किस तरह के फैसले लेती है, बाद में मुंह की खानी पड़ती है। अशोक जी देखिए, जो कर्नाटका सरकार ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, वो आरएसएस के ऊपर बैन नहीं था, बल्कि आरएसएस के नफरत और अलगाववाद पर बैन था। और वो बैन को अगर ये कहा जा रहा है भाजपा के द्वारा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच 1908 का वायलेशन है, तो सबसे ज्यादा 1908 का वायलेशन मोदी सरकार ने किया है, जिसकी वजह से आज प्रेस फ्रीडमशिप इंडेक्स में हम 180 में 191 नंबर पे आ गए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अरे सुन ले प्रशांत जी, एक मिनट रुकिए, प्रशांत जी रुकिए, मैं आपको मौका दूंगा 1 मिनट। प्रशांत जी रुकिए एक मिनट। प्रशांत आवाज बंद करिए प्रशांत जी की, ऐसे बीच बीच में नहीं। सुनिए अशोक, 1 मिनट अशोक जी सुनिए 1 मिनट। आप कह रहे हैं ना, मैंने कोर्ट की टिप्पणी बताई, ये अदालत ने कहा है, अशोक श्रीवास्तव की टिप्पणी नहीं है, संघ की नहीं है, भाजपा की टिप्पणी नहीं है। आपको भाजपा में जितने हमले करना है करिए, स्वतंत्र हैं आप, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये कोर्ट की टिप्पणी है। और बैन तो मैंने कहा भी नहीं, संघ की गतिविधियों पर रोक की, कि यहां नहीं ये कर सकते, वहां नहीं, ये प्रतिबंध था। संघ पे तो बैन लगाने की मतलब हैसियत ही नहीं है। अगर हैसियत होती तो लगा लेते, क्योंकि पहले कर्नाटक से ही खबरें आ रही थी कि उनकी कोशिश है संघ को बैन कर दे, लेकिन बैन करने पर उनको पता है कि मुंह की खानी पड़ेगी, तो उन्होंने चुपके से एक घुमा फिरा के ऑर्डर निकाला, हालांकि उसमें भी मुंह की खानी पड़ी। तो संविधान का उल्लंघन हुआ है, ये कोर्ट की टिप्पणी है। सर अब बोलिए। अशोक जी देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने इस पे स्टे लगाया है। और अगर आप संघ, चूंकि आप कह रहे हैं कि संघ के इतिहास में जाना ठीक नहीं, क्योंकि इतिहास में नहीं जाएंगे तो वर्तमान की बात ही नहीं हो पाएगी। यही संघ था जो 27 सितंबर 1925 जब से इसकी स्थापना हुई है, तब से लगातार, जब देश आजादी के दौरान भी अगर आप इतिहास देखेंगे तो इनके जो 6 सरसंचालक हुए हैं या इनका जो भी लोग रहे हैं, इनकी कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं पाएंगे आप जो कि राष्ट्र निर्माण के लिए या अंग्रेजों से लड़ने के लिए हो रही हो। इनका पूरा फोकस संघ के शाखाओं का निर्माण, संघ को मजबूत बनाना, इसी पर फोकस था। यहां तक कि 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 2002 तक इन्होंने तिरंगे का भी अपमान किया, तिरंगे को लगने नहीं दिया नागपुर मुख्यालय में। ये तो डॉक्यूमेंटेड चीज है। दूसरी बात, दिक्कत पता है क्या है, मैं फिर से कह रहा हूं, दिक्कत पता है क्या है, एक मिनट मैं आ रहा हूं, राजीव तुली रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत फिर वही है, आप लोग फिर इतिहास में घुस जाते हो। क्यों इतिहास में घुसते हो? इसलिए क्योंकि आज आपके पास कोई आधार नहीं बचा है, इसलिए आप लोग इतिहास में घुसते हो। चाहे वो सैयद जवाद हो, चाहे वो, अब इतिहास में जाना हो तो अब आज मतलब मुझे करना हो, मैं समाजवादी पार्टी में आज मुझे चर्चा करनी हो उत्तर प्रदेश चुनाव पर, तो मैं रोज रोज यही थोड़ी कहता रहूंगा कि समाजवादी पार्टी जिसने कार सेवकों पे गोली चलाई, मुलायम सिंह यादव जो कहते थे, जिनको लोग मुल्ला मुलायम बोलते थे, वो मुलायम सिंह यादव जिन्होंने कहा मैंने इतने कार सेवक मरवा दिया, अगर मेरा बच चलता और कार सेवक मरवा देता, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ये और कार सेवक मरवा देता, मैं यही सब थोड़ी चर्चा करता रहूंगा। नहीं अशोक यादव जी, मैं क्या अगर उत्तर प्रदेश में आज चुनाव होता तो यही सब चर्चा करता रहूं, मैं यही सब चर्चा करता रहूं कि अखिलेश, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों को मरवाया था, ये करा था, वो करा था।
मैं फिर से कह रहा हूं, इतिहास पे बात वो करता है जिसके पास वर्तमान में कहने के लिए कुछ नहीं होता, वो बार बार इतिहास में भागता है। मैं कह रहा हूं ना, खुलकर आइए ना। आज से क्यों डरते हैं आप? आज से क्यों डरते हैं? आपके पास आज आपके पास कुछ कहने के लिए तो कहिए। आज आपके पास कुछ कहने के लिए तो कहिए। राजीव तुली रिस्पॉन्ड कीजिए। नेहरू जी का नाम लेकर के सरकार चला सही है। सुनिए मैं डिबेट को उधर ले जाऊं, मुलायम सिंह के इतिहास पे चलेंगे डिबेट पे। मुलायम सिंह का इतिहास बताइए, बताइए उनकी। एक मिनट, मुलायम सिंह का इतिहास बताइए, कितने कार सेवकों में गोली चलाई थी? एक मिनट बताइए ना। अब मैं आपसे आप संघ के इतिहास पे बात करना चाहते हैं तो मैं आपसे आज जो है समाजवादी पार्टी के इतिहास पे बात कर रहे हैं। बताइए मुलायम सिंह यादव ने कितने कार सेवकों पर गोली चलाई थी? बताइए को कार सेवकों पर गोली चलाने वाला अधिकारी राम मंदिर ट्रस्ट में क्या कर रहा है? बताइए कितने कार सेवक मारे थे उस दिन? बताइए उस अधिकारी से पूछिए। मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री कौन था? चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री था। मुलायम सिंह यादव क्या कर रहे थे? मुलायम सिंह यादव उस दिन क्या कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट के मुलायम सिंह यादव क्या कर रहे थे? देखिए यही दिक्कत है। आवाज बंद कर दी सबकी, आवाज बंद कर। देखिए मैंने एक्सपोज कर दिया 2 मिनट में। दिक्कत यही है। इन लोगों के पास कुछ नहीं होता कहने के लिए, कुछ नहीं होता। झूठे इतिहास पर। मेरे पास इतिहास के भी मैं पन्ने लेकर आया हूं। मैं अभी सैयद जवाद बोलेंगे ना, और अगर अशोक यादव बोलेंगे तो मैं एक एक पन्ना लेकर बैठता हूं। मैं आपके झूठ को मैं एक्सपोज करता हूं। क्या लिखा है पन्ने में? क्या लिखा है? फर्जी कागज लेकर अपने नोट्स मत दिखाइए अशोक यादव जी, अपने नोट्स मत दिखाइए जो आपको समाजवादी पार्टी मुख्यालय से आए हैं कि आज बैठ करके बीजेपी संघ को यह बोलना है। मैं संघ का इतिहास लेकर बैठा हूं। मैं वो इतिहास लेकर बैठा हूं जो नेहरू जी की चिट्ठियां थी, सरदार पटेल की चिट्ठियां थी। मैं वो चिट्ठियां लेकर बैठा हूं और आपको चुनौती दे रहा हूं, उनमें से एक चिट्ठी को गलत साबित कर दीजिए। लेकिन आप लोगों के पास इतिहास के अलावा बात करने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि आज आपके पास आज कहने के लिए कुछ नहीं है। आज से आप भाग रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं भागिए मत, सच का सामना कीजिए। अगर कोर्ट ने कहा है कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है तो इस बात को स्वीकारिए। अरे माफी मांग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, माफी मांगने से बड़े हो जाएंगे। राजीव तुली रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं रोहित जी आपके पास आऊंगा। सैयद जवाद जी को जोड़िए, कहां चले गए? अभी तो उनको मैंने बोला ही नहीं था। समस्या केवल एक ही है कि ये देश के साथ उन्होंने। एक मिनट, सही। राजीव तुली के अलावा अभी फिलहाल किसी की आवाज नहीं जाएगी। राजीव तुली के अलावा जिसका मैं नाम लूं उसी की आवाज जाए। बोलिए राजीव तुली। किसी तरह का कोई पॉजिटिव काम या किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्टिव काम इन पॉलिटिकल पार्टीज ने किया हो, ऐसा नहीं है। इस कारण से समाज में कैसे विद्वेष और विभेद पैदा किया जाए, इस पर केवल और केवल फोकस है। आज ये आप एक समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो बैन लगाने का प्रयास किया गया, ये क्यों किया गया? क्योंकि संघ की जो बढ़ती हुई शक्ति है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं समाज में एकता का भाव निर्माण हो रहा है। समाज में जो छुआछूत है उसका उन्मूलन हो रहा है, और समाज में जो अन्य प्रकार की कुरीतियां हैं जिन पर संघ काम कर रहा है, समाज के ऐसे अनुसूचित जाति, जनजाति, वनवासी लोग जहां तक अभी भी सरकार या सरकारों के होने का एहसास नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसे लोगों में संघ का काम है। ऐसे लोगों में 1,70,000 प्रोजेक्ट संघ चलाता है, जिसके कारण से ये संघ को अपना कहीं ना कहीं दुश्मन मानने लगते हैं। परंतु जो संघ है वो किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता है, वो सर्वेशाम अवरोधेन काम करता है, वो सबको अपना मित्र मानता है। राजीव जी एक छोटा सा सवाल है। राजीव जी एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा संक्षेप में। आपने कहा संघ को दुश्मन मानते हैं, या फिर संघ के बढ़ते प्रभाव से इनको एक प्रतिद्वंदी दिखाई देता है कि अगर संघ, क्योंकि संघ बड़ा है, शायद उसी के कारण यह है कि कांग्रेस जो है आज 99 सीटों पर, जिसको जो कभी 350 सीटें लेती थी, शायद क्योंकि संघ से जुड़ी बीजेपी है। अब कुछ भी कहें, बीजेपी जो है वो संघ की विचारधारा वाली पार्टी है, सभी जानते हैं। तो क्या संघ की विचारधारा के फैलाव को ये एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं कि हमारा राजनीतिक रूप से जो है हमारे जो डिबेकल हुआ है, हमारे जो पतन हुआ है, उसके कारण जो है संघ की विचारधारा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशोक जी। मैंने भी वही बात की कि ये जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्मों के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं। और जब इनको लगता है कि जब इनका जो प्रयास है
समाज को बांटने का, वो संघ के कारण कहीं ना कहीं वो जो बांटने का प्रयास है वो बाधित हो रहा है। तो इनको संघ एक अवरोध लगता है सत्ता में आने के कारण, अपने सत्ता में आने, अपने और सत्ता के बीच में। इस कारण से कहीं ना कहीं संघ के विषय में गलत बातें समाज में फैलाना। परंतु अब क्या है कि अब वो मीडिया का वैसा जैसा 2014 से पहले रहता था कि एकदम माने प्रतिबंधित थी किसी भी संघ के से अलाइड व्यक्ति को चैनल पे बिठाना भी, तो अब सोशल मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है। तो सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जो बहुत सारी बातें हैं, फिर क्या है कि जो समाज के नागरिक, समाज के लोग हैं, वो अपने बिल्कुल निकट संघ के लोगों को देखते हैं, उनका समाज में व्यवहार देखते हैं, उनका समाज के प्रति उनका आचरण देखते हैं, तो वो संघ को अपना मानते हैं। और जो इतने 100 वर्ष तक संघ चला है, बड़ा है, वो केवल इसी कारण से है कि समाज ने संघ को अपना प्रेम दिया है। समाज की संघ में श्रद्धा है। और पॉलिटिकल पार्टीज जो डिवाइड एंड रूल के बेस पर अपने आप को चलाना चाहती हैं, एस्टैब्लिश करना चाहती हैं, उनको संघ अपने मार्ग में एक रोड़ा दिखता ही है। सैयद जवाद प्रयास करती है समय समय पर संघ के। सैयद जवाद, ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ये मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं जो प्रियंक खड़गे जो हैं, मैंने पहले ही कहा कि वो शायद कांग्रेस के गांधी परिवार को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस ने ये एक ट्वीट किया था, ये कब किया था, और ये ट्वीट किया था जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी साल 2022 में। तो कांग्रेस ने ये ट्वीट किया था 145 डेज मोर टू गो। तो कांग्रेस ने ये ट्वीट करके ये दिखाने की कोशिश की थी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी और संघ जो है खत्म हो जाएगा, क्यों संघ की जो यूनिफॉर्म थी उस यूनिफॉर्म में आग लगाई। अब ये मोहब्बत की दुकान है जिसमें जो है आग लगाते हुए चीजें शोले भड़काते हुए दिखाई जाती हैं। तो उन्होंने कहा था 145 दिन में आरएसएस खत्म हो जाएगा, लेकिन आरएसएस तो खत्म नहीं हुआ। 145 दिन के आज कितने दिन हो गए, 2022 से हम 2025 में आ गए। तो ये जो है अपने दिल में मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेके बैठे हैं। अब वो सपने पूरे नहीं होते तो फ्रस्ट्रेशन है, कभी वो कर्नाटक में निकलता है, कभी भाषणों में निकलता है, अमेरिका में निकलता है, अलग अलग जगह पे निकलता है। सैयद जवाद, और उसके बाद रोहित सिंह रिस्पॉन्ड करेंगे, दोनों को आमने सामने ले आइए जी। अशोक भाई, जितनी भी लच्छेदार बातें कर लें, जितनी भी घुमा लें, जितना भी बलगला लें, दुनिया सच्चाई संघ की जानती है। जितना भी उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करी जाएगी, संघ की कलई उतनी ही खुलती चली जाएगी। लोग जानने लगे हैं कि सावरकर की आइडियोलॉजी क्या थी, गोलवालकर की बेंच ऑफ थॉट में क्या चीजें हैं। लोग जानने लगे हिंदू राज दर्शन के बारे में क्या लिखते थे, लोगों की विचारधाराओं के ऊपर। और संघ के जो थिंक टैंक हैं, सो कॉल्ड अपने आप को थिंक टैंक कहते हैं, उनकी विचारधारा यहाँ के अल्पसंख्यकों के बारे में क्या है, यहाँ के ईसाइयों के बारे में क्या है, यहाँ के दलितों के बारे में उनकी क्या मानसिकता है, सब जानते। कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो भाई कितना भी कोशिश कर लीजिए, दुनिया मूर्ख नहीं है। आप चाहिए कुएं के मेंढक हो जाए, शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन जो है आप रेत में डाल करके छुप करके बैठ जाए और कहे कि दुनिया आपको नहीं देख रही है। दुनिया सब देख रही है। जितना आप अवेयर हैं उससे ज्यादा अवेयर दुनिया के लोग हैं। क्यों नहीं पूरी दुनिया में संघ की विचारधारा पढ़ाई जाती है? क्यों गांधी की आइडियोलॉजी पढ़ाई जाती है? क्यों नेहरू की आइडियोलॉजी पढ़ाई जाती है? बताइए ना, कौन से विश्व के अंदर पढ़ाई जाती है? पूरी जगह विश्व में सम्मान गांधी जी का होता है। बताइए कहाँ सावरकर जी का सम्मान होता है, कहाँ हेडगेवार जी का सम्मान होता है? इंदिरा गांधी कौन थी? बताइए कहाँ? इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी कौन थी? गांधी जी का सम्मान। इंदिरा गांधी कौन थी? गांधी का सम्मान। इंदिरा गांधी कौन थी? अब सुनिए ना, भाषण हो गया आपका। इंदिरा गांधी कौन थी? अब आपको यही नहीं पता इंदिरा गांधी कौन थी? अरे मैं तो ये कह रहा हूं, आपको नहीं पता सर, आपको नहीं पता। सुनिए अब मैं बताता हूं। अरे हमको सब अरे सुनिए, आपको नहीं पता ना। आप अभी वीर सावरकर की बात कर रहे थे। 1 मिनट रुकिए, अब बंद करिए, हो गया। अभी वीर सावरकर की बात कर रहे थे ना, हो गया ना। अब सुनिए तो सही, दम नहीं है सुनने का, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है सुनने की, हिम्मत नहीं है सुनने की, हिम्मत नहीं है तो सुनिए ना। अरे हिम्मत नहीं है सुनने की, अरे हिम्मत नहीं है सुनने की तो सुनिए। अरे सुनिए ना, हिम्मत नहीं है, सुनिए। आवाज बंद कर दीजिए, आवाज सुनना पड़ेगा। आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए। अब सुनने से डर लगता है क्योंकि सच्चाई से भागते हैं ये। अभी वीर सावरकर की बात कर रहे थे ना, अब मैं आपको बताता हूं। इसलिए मैंने पूछा सैयद जवाद इंदिरा गांधी को जानते हैं नहीं जानते? इंदिरा गांधी इनकी पूजनीय माता जी हैं और इंदिरा गांधी ने कहा था वीर सावरकर देश के महान सपूत थे। ये इंदिरा गांधी को नहीं पढ़ते, ये किसको पढ़ते हैं? योगेंद्र यादव को पढ़ते हैं, प्रशांत भूषण को पढ़ते हैं, इंदिरा गांधी को भूल गए ये। और मैंने ये भी 2 टूक में बताया था, कहिए तो अभी दिखा दूंगा। जिस वक्त वीर सावरकर आधे अधूरे, आधे नंगे बदन जब कोल्हू के बैल की तरह पिस रहे थे ना
अंडमान निकोबार में तब आपके मोतीलाल नेहरू अंग्रेजों की तरह हैट पहन करके दिल्ली दरबार में हाजिरी दे रहे थे अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों की अंग्रेजी विक्टोरिया रानी के सामने हाजिरी बजाने चाह रहे, महारानी आई है महारानी। ये आप लोगों के नेताओं का चरित्र है, इसलिए मैंने कहा इतिहास में जाएंगे तो कपड़े उतार के खड़ा कर दूंगा, शर्मिंदा होंगे आप। रोहित सिंह बोलिए। कौन से कहां से जवाब जी चुप रहिए, ए जवाब साहब चुप रहिए, आपका प्रवचन बहुत देर हम लोगों ने सुनने का काम किया, चुप रहिए। सावरकर साहब को वीर मानने को तैयार नहीं है और कांग्रेस पार्टी के नपुंसक नेताओं को ये देश वीर मानेगा। कांग्रेस पार्टी ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव राजनीतिक दल है इस देश में। चुप रहिए, बेफिजूल की बात मत कीजिए। बिहार की क्रांतिकारी धरती पर आप हैं और बिहार की क्रांतिकारी धरती पर रह के शांति की बात कीजिए। सावरकर वीर थे, वीर हैं और वीर रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव राजनीतिक दल है इस देश में। देश की जनता ने रिजेक्ट किया 14 में, 19 में, 24 में, आगे भी रिजेक्ट करेगी। 14 नवंबर को बिहार की सम्मानित जनता कांग्रेस पार्टी और लालू यादव के कन्विक्टेड 4 सीटेड गठबंधन को रिजेक्ट करेगी। सुनिए, आरएसएस पर हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं। अरे चुप न रहिए, बेशर्म की तरह हंस रहे हैं। ओके, आपने बात पूरी है। कांग्रेस पार्टी के जो दुलड़ुआ नेता हैं, राजवंशी परंपरा के संवाहक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साहेबजादे प्रियांक खड़गे बड़े बोले हैं। अब ये चले हैं भारतीय आत्मा की संरक्षिका आरएसएस पर बैन लगाने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो संगठन है जिसने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण हेतु त्याग किया है, तपस्या किया है। आरएसएस नहीं होता तो मां भारती का सपना साकार नहीं होता, आरएसएस नहीं होता तो देश के आम नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, वंचित, वनवासी, आदिवासी और भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग सुरक्षित नहीं होते। कांग्रेस पार्टी की हैसियत है आरएसएस पर बैन लगाने का, अब प्रियांक खड़गे पर हैसियत है। राहुल गांधी के दरबार के दरबारी, राहुल गांधी के दरबार में रह के दलाली करने वाले प्रियांक खड़गे चले हैं आरएसएस को बैन करने। ये शब्द आरएसएस देश की आत्मा है और आरएसएस को बैन करने की क्षमता ना जवाहरलाल नेहरू जी में थी, ना इंदिरा गांधी जी में थी, ना मैडम सोनिया में थी, और ना खड़गे के लड़के प्रियांक खड़गे में है। सुनिए, नहीं रोहित जी, एक मिनट मैं रोक रहा हूँ क्योंकि कोई पर्सनल कमेंट नहीं, हम लोग एक आइडियोलॉजिकल डिबेट कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ ये आइडियोलॉजी की ही लड़ाई है। नहीं तो मैं आपको बताऊं, आ रहा हूं प्रशांत जी। मैं बिल्कुल आइडियोलॉजिकल बातों का सम्मान बिल्कुल बोलिए। लेकिन आप ये बताइए, क्या आरएसएस का भूमिका इस देश के संरक्षण में नहीं है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय सनातन परंपरा को, भारतीय ऋषि कृषि परंपरा को, भारतीय पौराणिक शिक्षा पद्धति को, भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, इसको दुनिया के मानचित्र पर पहुंचाने में देखिए है क्या ना, नहीं जो आप कह रहे हैं ना, सुनिए, भारत महतारी की प्रतिष्ठा को नहीं बढ़ाया है, बढ़ाया रोहित जी आप जो किया है राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल लोग एक फैशन के बीमार रोगी हो गए हैं। इन लोगों को लगता है कि आरएसएस को गाली देंगे और राहुल गांधी के क्लोज चले जाएंगे। मैं देखिए मैं प्रकार के लोगों को आरएसएस भारत माता का मूल है। रुकिए भाई, रुकिए, ऐसे एक मिनट रुकिए, एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए, सर एक मिनट, अरे रोहित जी प्लीज रुकिए, रोहित जी प्लीज रुकिए, रोहित जी रुकिए, अरे रोहित जी प्लीज, रोहित जी रुकिए, अभी बिहार पे हम चर्चा करेंगे, लगातार चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आज जो मुद्दा हो रहा है। और सुनिए सैयद जवाद सुनिए, सतीश आवाज बंद करिए, आवाज भैया, मैं एक मिनट रोहित जी, सबकी आवाज बंद करिए, मछली बाजार नहीं चलेगा प्लीज, उधर से वो बोले जा रहे, इधर ये सब नहीं प्लीज। और सैयद जवाद, सतीश शाह जी बहुत महान कलाकार थे, उनका देहांत हो गया है, बहुत महान कलाकार थे, हास्य की दुनिया में उन्होंने बहुत नाम कमाया था। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, सतीश शाह जी के रहते तो नहीं, लेकिन अब आप जाएंगे तो बॉलीवुड में एक हास्य कलाकार के रूप में अपनी जगह बना सकते हैं, कोशिश कीजिए, हो सकता है सतीश शाह जी के तरह, क्योंकि आप भी बेजोड़ हास्य कलाकार लगते हैं, जब मेरे शो में जब हंसते हैं तो मुझे लगता है आप भी एक अच्छे हास्य कलाकार बन सकते हैं, कोशिश कीजिए तो शायद एक अच्छे हास्य कलाकार। लेकिन अशोक यादव जी और जीएस प्रशांत जी को आमने सामने लाइए। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, दिक्कत पता है क्या है, अशोक यादव और जीएस प्रशांत जी को आमने सामने लाइए। दिक्कत ये है ना
राहुल गांधी कहते हैं विदेश में जाके, भाई मैं फिर से कह रहा हूं, अशोक यादव, जीएस प्रशांत जी को आमने सामने लाइए। देखिए दिक्कत पता है क्या, दिक्कत यह है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर के कहते हैं कि जो मुस्लिम लीग है वो सेकुलर संस्था है, और राहुल गांधी के जितने समर्थक हैं वो आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड कहते हैं, आरएसएस को तालिबान कहते हैं। सिद्धारमैया के बेटे भी आ गए, वो भी कहते हैं आरएसएस तालिबान है। तो एक तरफ तो ये मुस्लिम लीग को क्लीन चिट देते हैं, वो मुस्लिम लीग जिसने केरल में, मैं बता भी नहीं सकता, जिसने केरल में ये कहा था कि हिंदुओं को काट करके मंदिरों के बाहर लटका देना चाहिए, वो मुस्लिम लीग को कहते हैं कि ये तो सेकुलर है। लेकिन आरएसएस इनको जो है कम्युनल नजर आता है, आरएसएस इनको तालिबान नजर आता है। ये इस सोच पर देश को सोचना चाहिए ना। अशोक यादव जी बोलिए। देखिए अशोक जी, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर इतिहास में चले गए ना। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आपने आरएसएस का बहुत महामंडल किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका बहिष्कार आरएसएस ने किया था। आरएसएस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का किया था जब पूरा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था। आरएसएस उस समय भी हिंदू मुस्लिम कर रही थी, उस समय भी हिंदू मुस्लिम कर रही थी। और सावरकर, सुनिए एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। नहीं, बीच में बोल रहा है ना, इनको चुप कराइए। एक मिनट प्रशांत जी, एक मिनट रुकिए। मैं प्रशांत जी एक मिनट में आपको मौका दे रहा हूं, एक मिनट अशोक यादव, उसके बाद प्रशांत जी, 1 मिनट अशोक यादव, फिर आप बोलिए। बोलिए अशोक यादव, बोलिए। 1 मिनट अशोक यादव, उसके बाद प्रशांत यादव। प्रशांत जी थैंक यू। देखिए, जब पूरा देश अंग्रेजों से लोहा ले रहा था आजादी के समय, आंदोलन के समय, उस समय आरएसएस हिंदू मुस्लिम का आंदोलन चला रही थी। जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन का विरोध आरएसएस ने, बहिष्कार आरएसएस ने किया था। आप आरएसएस की, अभी सावरकर जी का एक मैं कोट पढ़ रहा हूं, आई फील नो हेजिटेशन इन मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशन विथ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ्रेंडली रिलेशनशिप की बात कर रहे थे बीडी सावरकर जी। और आरएसएस के लोग करके, अभी पटेल साहब का जो बयान था, पटेल साहब ने क्या कहा था, आरएसएस जहरीली, आरएसएस उनका कब कहा था, कब कहा था, बताइए कब कहा था। मैं आपको बताता हूं कब कहा था, बताइए। 30 जनवरी, बता रहा हूं, 30 जनवरी 1948 के दिन, जब महात्मा गांधी, ओके, अब हो गया। 1 मिनट प्रशांत जी रुकिए, 1 मिनट प्रशांत जी रुकिए, प्रशांत जी रुकिए। आरएसएस देश के लिए खतरा। रुकिए 1 मिनट, आप सुनिए 1 मिनट, प्रशांत जी 1 मिनट रुकिए। अशोक यादव जी ने 30 जनवरी कोट करी ना, 30 जनवरी के बाद क्या तारीख आती है, 27 फरवरी 1948, नेहरू जी को लिखी सरदार पटेल की चिट्ठी। इसमें सरदार पटेल कह रहे हैं कि आरएसएस को बापू की हत्या का षड्यंत्र उतना व्यापक नहीं था, यह सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों का काम था। यह नेहरू जी का, ये सरदार पटेल की चिट्ठी है, 27 फरवरी, और वो लिखते हैं कि आरएसएस का इस हत्याकांड से कोई संबंध नहीं। ये कौन लिख रहे हैं? आप जो डेट बता रहे हैं ना, मैं उस डेट के बाद की चिट्ठी दिखा रहा हूं, और ये जाकर आप चेक कर लीजिएगा। सरदार पटेल की जो चिट्ठियों का कलेक्शन है ना, जो भारत सरकार ने और भारत सरकार, आज की भारत सरकार नहीं, जब आप लोग उस सरकार का हिस्सा होते थे तब की सरकार ने छापा है। तो जब पुरानी चीजें कोट करे ना, तो उसके बाद नई चीजें को एक बार अपडेट कर लेगा। आप लोगों की मशीन जो है ना, पीछे चली जाती है लेकिन आगे नहीं आती, क्योंकि इतिहास में आपको जाने में ना, आपको लगता है कि इतिहास चला जाए। आरएसएस ने, प्रशांत जी बोलिए, प्रशांत जी, अब प्रशांत जी बोलेंगे। समाजवादी पार्टी लोग अशोक यादव जी मोहम्मद अली जिन्ना को मानते हैं, सरदार पटेल को नहीं मानते हैं। तो सबको पता है, जब कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद कहा था, सिद्धरामैया और प्रियंका ने सपोर्ट किए थे उन लोगों को। उसके बाद फोरेंसिक एनालिसिस हुआ, सच बाहर आ गया कि जो मुद्दा बोला हुआ था पाकिस्तान जिंदाबाद था। उसके बाद भी कांग्रेस का तुष्टीकरण राजनीति से कुछ डिसीजन नहीं लिए, किसी को अरेस्ट भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो मोहम्मद अली जिन्ना को साहब मानते हैं, इसीलिए वो भारत माता को मानते नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना को मानते हैं कांग्रेस लोग। देखिए, सरदार पटेल को भी नहीं मानते हैं, देखिए भारत माता को भी नहीं मानते हैं आप लोग। ओके, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, आज पूरी डिबेट जो है, हम आज नहीं, जब कभी भी संघ पे बात होती है, आरएसएस पे बात होती है, लोग इतिहास में चले जाते हैं। और इतिहास, भारत का इतिहास किसने लिखा है मुझे बताने की जरूरत नहीं। भारत का इतिहास किन लोगों ने किस विचारधारा से लिखा है। जो लोग अकबर को, जो लोग बाबर, औरंगजेब को महान बताते रहे, वो लोग भारत का इतिहास कैसा लिखा होगा ये देश को आज समझाने की जरूरत नहीं। देश आज अच्छी तरह से जानता है, लेकिन इतिहास में जाकर अपना मुंह छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वर्तमान में उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। मैं फिर से कह रहा हूं, आपके पास अगर ठोस चीजें हैं, आज आरएसएस के खिलाफ कहिए ना, डिबेट करिए। लेकिन राजीव तुली,
बार बार क्यों इतिहास में क्यों भागा जाता है भाई? और आरएसएस को लेकर, आरएसएस के इतिहास पे लेकर बहुत कुछ कहा जाता है और हर बार इतिहास के पन्ने। हम आज की बात करेंगे लेकिन वो कोई 1930 में जाएगा, कोई 1955 में जाएगा, कोई 1960 में जाएगा, कोई 1948 में जाएगा। क्या आरएसएस का जो इतिहास है वो इतना खराब है कि उसकी बार बार इतिहास में ले जाते हैं लोग? अशोक जी, आपने बात बिल्कुल ठीक बोली है। जिन लोगों ने संघ का इतिहास लिखा है, उनकी प्रकृति, उनकी और उनकी जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन थी, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट थी, वो सबको मालूम है। मैंने उनसे अगर किसी एक विषय में, जैसे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उस आंदोलन का संघ ने विरोध। अरे भैया, 1930 में डॉक्टर हेडगेवार जो संघ के प्रमुख थे, वो सरसंघ चालक के पद से इस्तीफा देकर के सत्याग्रह किया। 10 महीने जेल में रहे। पढ़ के आया कीजिए। पता नहीं जो वो लेफ्ट के जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने जो लिख दिया, जैसा लिख दिया, उसको वैसे का वैसा रट्टा मार के। आजकल मैंने पहले भी कहा, आजकल मीडिया, सोशल मीडिया दोनों उस तरह से नहीं है जैसे वह इमरजेंसी के समय में जब रेंगने के लिए, झुकने के लिए कहा और रोंगने लगे। आप थोड़ा पढ़ के आया करेंगे, आपको जानकारी ठीक रहेगी, आप ठीक जानकारी रख पाएंगे। नेशनल टीवी पर बैठकर आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। लिखा हुआ है, आप पढ़िए। 10 महीने जेल में। सर, केशव बलीराम हेडगेवार उस समय जेल गए थे। वो एक मिनट, ओके, समय मेरे पास हो गया। ओके, समय हो गया, रुकिए, समय हो गया। लेकिन अशोक जी, केशव बलीराम हेडगेवार उस समय जेल गए थे। राजीव जी ये जानकारी दे रहे हैं। भाषण जेल में नहीं दिए जाते थे उस समय। ब्रिटिश हुकूमत ऐसी नहीं थी कि भाषण देने के लिए जेल के दरवाजे खोल देगी, वहां पे मंच लगा देगी, माइक लगा देगी कि हेडगेवार वहां भाषण देंगे। तो भाषण नहीं दिया था, जेल गए थे, ये जानकारी दी। इसलिए मैं कह रहा हूं, इतिहास में बहुत कुछ है जो हमको बार बार जो है कचोटता है, क्योंकि इतिहास किसने लिखा, किस मकसद से लिखा, इस पर बहुत डिबेट हो सकती है। लेकिन फिलहाल आज जो है मैं कह रहा हूं कि संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाकर यह फैसला लिया गया जो कर्नाटक में किया गया। अभी इस पर, अभी कर्नाटक में और अगर कानूनी लड़ाई होती है तो हम और चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।